मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो है यूपी टेट की हमारी जो क्लास चल रही थी, यूपी टेट और सुपर टेट एंड यस यू पी ई आर, जो सुपर टेट की क्लास चल रही थी उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे सीडीपी का। ठीक है, तो आप लोग जितने जितने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल से क्या करिए, जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आंशिक पुनर्वलन क्या होता है। आंशिक पुनर्वलन क्या होता है, बताइए। आंशिक पुनर्वलन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए क्या करना, फोर्स करना, जो पढ़ने के लिए या किसी भी कार्य के लिए जो है पुनर्वलन करता, बाहर से आउटर से क्या करना, जो है फोर्स करना, जो है हमारा क्या कहलाता है, आंशिक पुनर्वलन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए वास्तविक कक्षा कक्ष के अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ये भी गलत बात है। ठीक है, सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो हमारा कंटिन्यूअस पुनर्वलन होता है उसकी अपेक्षा जो हमारा जो आंशिक पुनर्वलन होता है वह क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो हमारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वो कौन होता है, जो स्वभाव से क्या होता है, अंतर्मुखी होता है या फिर अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाता, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अपने निर्णय में क्या होता है, आत्मनिर्भर। जो भी बच्चा जो है अपने अपने निर्णय को लेने के लिए आत्मनिर्भर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बच्चा के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या आता है, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली। ठीक, इसका आईक्यू लेवल क्या होगा, इसका आईक्यू लेवल क्या होगा, 140 होगा। ठीक है, 140 या 140 से अधिक होगा और यह अपने हर एक निर्णय लेने के लिए क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा सेकंड का राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। मतलब आप किसी टेंशन में हैं, तनाव में है, ठीक है, टेंशन या तनाव, ठीक है, तनाव की स्थिति में है तो आप अप्रत्यक्ष उसको कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं क्या, समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, किसी टेंशन को अगर आपको अप्रत्यक्ष रूप से कम करना है तो वह हमारा जो तरीका या ढंग होगा उसे कहते हैं रक्षात्मक यांत्रिकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों के में विभेद का परिणाम होता है। जो हमारे मस्तिष्क की जो स्ट्रक्चर है तथा उसके कृत्यों में जो विभेद का परिणाम होता है, जो उसका रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है, बताइए। तनाव होता है, पिछड़ापन होता है, डिसलेक्सिया होता है या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 4th का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया। अगर हम मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों में विभेद का परिणाम हमारा क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में आते हैं, तो वो कौन से बालक होते हैं, किस तरह के बालक होते हैं, जो उनका आईक्यू लेवल कितना होगा, जो मानसिक न्यूनता ग्रसित हैं, 70 से कम होगी उनकी जो आईक्यू लेवल, तो उनका क्या होता है, हमेशा 70 से आईक्यू लेवल क्या होता है, कम होता है। ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक न्यूनता ग्रसित। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, उनका आईक्यू लेवल होता है जो है, उनका आईक्यू लेवल होता है 140 या इससे अधिक होता है। ठीक है, 40 या इससे अधिक होता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अधिगम अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। मतलब पावलोव ने जो प्रभाव का नियम है वो किसने दिया था, प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया था, प्रभाव का नियम। सीखने में जो है, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया था, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक या फिर कोई और, तो बताइए कौन दिया था।
तो जो है अधिगम का जो नियम है उसको किसने दिया था? प्रभाव का नियम जो है कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने। कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप बताएंगे, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। बताइए, जो अवधान होता है उसके आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं कौन कौन से हैं? तो रुचि, इसके जो हैं कौन कौन से हैं? एक हमारा रुचि होता है, ठीक है, और क्या होता है? लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है, और हमारा क्या होता है? अभिवृत्ति। ठीक है, क्या होता है? अभिवृत्ति। ठीक, तो इस तरह से राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हमारे क्या होते हैं? हमारी रुचि होती है, हमारा लक्ष्य होता है, और हमारी अभिवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, बच्चे, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? बताइए, जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो एक बच्चा जो है, एक बच्चा जिज्ञासु प्राणी होता है। बच्चा कैसा होता है? बच्चा एक क्या होता है? जिज्ञासु प्राणी होता है। किस तरह का होता है? तो इसका फोर्थ, बच्चा क्या होता है? जिज्ञासु प्राणी होता है, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए, एक छोटा सा बच्चा है मान लीजिए, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, आप देखे होंगे एक छोटा बच्चे के अंदर किसी चीज़ को जानने की जो है इच्छा, किसी चीज़ के बारे में अगर आप पूछेंगे तो वह क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि उसके पास क्या है? जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। वो जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए, खोजने का मतलब अन्वेषण करने, अन्वेषण के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का क्या करता है? उपयोग करता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन आप 9 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। बच्चों की जो त्रुटियाँ होती हैं, त्रुटियाँ जो होती हैं, उसमें से कौन सा कथन क्या है? हमारा सत्य है। 9 का बताइए। तो बच्चों की जो त्रुटियाँ होती हैं उन्हें सीखने की क्या करती हैं? प्रक्रिया का क्या है? अंग है। अगर बच्चा सीख रहा है, ठीक है, सीख रहा है, सीख रहा है, तो अगर सीखते हुए वो क्या कर रहा है? त्रुटि कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो आपको उसको क्या करना है? डांटना नहीं है। ठीक है, त्रुटि कर रहा है तो डांटना नहीं उसको, बल्कि क्या करना है? समझाना है, ताकि वह अगली बार जो है यह त्रुटि क्या करे? ना करे। यही हमारी जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की एक क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे आप 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या करा कि, क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि विद्यालय में जो लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? लिंग भेदभाव का मतलब होता है कि जब आप विद्यालय में जाते हैं, ठीक, तो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स के बीच क्या होता है? भेदभाव की भावना एक टीचर के अंदर कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक टीचर के अंदर क्या है? बॉयज और गर्ल के अंदर भेदभाव की, ये लड़का है, लड़की, ऐसी भावना कभी भी ना बच्चों के अंदर आने देना चाहिए, ना ही जो टीचर के अंदर आनी चाहिए। ठीक, तो बताइए आप 10th का राइट आंसर क्या आ जाएगा? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्ष, या फिर जो एक शिक्षक द्वारा जो है उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार का क्या होना चाहिए? अधिसंज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिसंज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा है? 11th। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पे कह रहा है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 11th को। तो यह कह रहा है, यह जो स्थापन है, औचित्य स्थापन, जो हम एक वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्या करता है? वैयक्तिक भिन्नताओं को क्या करता है? संतुष्ट। तो इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। आइए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th नहीं, 12th बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करा कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। मतलब एक सीता नाम की क्या है? लड़की है। ठीक, वह अपने हाथों द्वारा क्या करती है? दाल खाने लगती है, और क्या करने लगती है? चावल। ठीक है, दाल और चावल खाना स्टार्ट कर दिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिला करके खाती है। उसको पता हो चुका है कि क्या कर रही है? दाल और चावल को क्या किया जाता है? मिला के खाया जाता है। ठीक है, दाल प्लस चावल को क्या किया जाता है? मिला के खाया जाता है। ठीक, तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा, दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? अंगीकार कर लिया है, या अनुकूलित कर लिया है, या समायोजित कर लिया है, या समुचितता कर लिया है। ठीक,
तो इसका राइट आंसर क्या, अनुकूलित, मतलब उसी में क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया उसके अनुसार। ठीक है, कि दाल और चावल दो हैं, इनको कैसे खाया जाता है, मतलब दाल और चावल को मिला के खाया जाता है, ये इस तरह की प्रक्रिया को वह क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रिरत्न सिद्धांत में क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया जाता है तो कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है, बुद्धि के अंतर्गत तो कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत देखिए। तो एक तो अवयवभूत है, ठीक है, अवयवभूत, ठीक, अवयवभूत, और एक कौन था, संदर्भगत, एक क्या होता हमारा संदर्भगत, ठीक, और एक कौन सा है, अनुभाविक, और एक क्या होता है, अनुभाविक, ठीक है, अनुभाविक, ठीक, तीन इन्होंने क्या दिया था। ठीक है, तो कह रहा है कि के अतिरिक्त का मतलब इनमें से कौन नहीं है इसकी बात कर रहा है। तो एक क्या दिया इसमें जो सामाजिक, तो सामाजिक नहीं था, बाकी तीनों हमारे क्या थे, इसी के पार्ट थे। तीन रत्न जो स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था उसमें अवयवभूत था, संदर्भगत था और अनुभाविक था। ठीक है, अनुभाविक था। ठीक, तो थर्ड पार्ट इसका राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, बताइए किस पर बल देता है। जो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था वह किस पर बल देता है, विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, या फिर विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो इसका राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर क्या देता है, बल देता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ये बताइए। जो जीन पियाजे के अनुसार है अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, बताइए 15 का। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, वयस्कों के व्यवहार का आकलन करना, बिल्कुल गलत बात। ईश्वरीय न्याय का विश्वास, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, ये भी गलत है। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जीन पियाजे के द्वारा कहा गया कि जो शिक्षक और माता पिता का जो है सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और आवश्यक है बच्चे के लिए। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 15 का है ना, तो सॉरी ये भी नहीं है। विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय मतलब एक्टिव खोज करना, जहाँ भी सक्रिय शब्द दिख जाए, एक्टिव शब्द दिखे, वह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वे में उसको लेना है, पॉजिटिव वे में क्या करना है, हमेशा क्या पॉजिटिव शब्द के रूप में इसको लेना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप 16 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जो प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। बताइए इन जो दो प्रक्रियाएं होती हैं इनको किस रूप में जाना जाता है, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामयिकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। जो स्कीमा बनता है वह किस रूप में बनता है, ठीक है, इस चीज़ को बताना है। तो क्या करते हैं आप, समावेशन और समायोजन के रूप में करते हैं। ठीक, पहले उसका समावेशन करते हैं, उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, समायोजन के रूप में करते हैं। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं में निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, बताइए, कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को क्या दे, महत्व दे। एक शिक्षक का हमेशा काम होता है कि बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, उसको इंटरेक्ट होना चाहिए, और उनकी जो भी प्रॉब्लम हो और उनकी दृष्टिकोण से उनकी प्रॉब्लम को सुने, उनके जो भी प्रॉब्लम हो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझे। ठीक है, तो यह उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक, कठोर नियम का पालन करना ये तो बिल्कुल ही गलत है, कभी भी बच्चों के साथ कठोरता के साथ क्या करना है, पेश नहीं आना है। आकलन समान और मानक तरीके से ये भी नहीं है। ठीक है, अंकों के आधार पर कभी भी बच्चों को नामित नहीं करना है। तो बच्चों से हमेशा क्या करना है, इंटरेक्ट होना है, इंटरेक्ट करके उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, महत्व देना हमारा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है कब, बताइए,
आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होगा? आकलन तब उद्देश्यपूर्ण होता है यदि विद्यार्थियों और शिक्षकों की जो फीडबैक प्राप्त हो। इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को क्या होगा? फीडबैक प्राप्त होगा, तो आकलन क्या होगा? उद्देश्यपूर्ण होगा। ठीक है, केवल शब्द हमारा हमेशा क्या होता है? नेगेटिव शब्द होता है। ठीक है, केवल शब्द हमारा जहाँ भी दिखेगा वहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक, विद्यार्थियों को उपलब्धियों में अंतर करने की तुलनात्मक जहाँ भी तुलना की जाए वो भी हमारा क्या होता है? नेगेटिव। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भय और तनाव, ये भी हमारा क्या होता है? गलत होता है। ठीक, तो ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके जो शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? बताइए किस में करना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ठीक है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में क्या करना है? प्रशिक्षित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ठीक, सबसे राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए और चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए जो है तो इसका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जा करके टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर लीजिए? ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपको इंद्रेश GS क्लासेस को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? मतलब समायोजन का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट है उसमें उसको क्या करना होता है? समायोजित करना होता है। तो किस तरह के बच्चों को समस्या होती है खुद को क्या करना? समायोजित करने के लिए जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको जो है समूह के बच्चों में समायोजन करने में क्या होती है? समस्या होती है। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 21। फटाफट बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? जो क्षेत्र सिद्धांत है वह किस वर्ग का होता है? तो गेल्सटाल्टवादी वादियों का क्या है? सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत हमारा किसका है? गेल्सटाल्टवादियों का क्या है? एक सिद्धांत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, जो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बताइए, व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। बताइए क्वेश्चन नंबर 22। तो यह हमारे किसके लिए? बुद्धि के मापन के लिए हम लोग भाटिया बैटरी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बुद्धि मापन हेतु भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? जो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसके द्वारा? हल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा या वाटसन के द्वारा? बताइए, ये हमारे वैज्ञानिकों से क्वेश्चन 100% जो हमारे मनोवैज्ञानिक है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इनका क्या करिए? एक 60 नोट्स बनाते चलिए। अब यहाँ आ गया अभिक्रमायोजित अधिगम, तो इसको आप क्या कर लेंगे? 60 में लिख लीजिए। अभिक्रमायोजित अधिगम का कॉन्सेप्ट, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, हल या स्किनर या किसके द्वारा? तो यह जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो स्किनर के द्वारा दिया गया था अभिक्रमायोजित अधिगम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? एक अध्यापक उस बच्चे के साथ क्या करता है? परामर्श करता है जिसकी जो है निष्पत्त्यात्मक प्रगति एवं दुर्घटना के पश्चात जो अनुकूलन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? बताइए, विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर कौन सी प्रक्रिया हो सकती है? क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 24। तो इसमें जो वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों पे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सबसे सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होंगे, मतलब क्रिएटिव होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो शिक्षक की डांट से बचने के लिए, बिल्कुल गलत बात है, डर तो उनके अंदर लाना ही नहीं है। ठीक है, 25 का ये पार्ट गलत है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में दबाव भी नहीं, उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं देना है। ठीक है, अपनी रुचि के अनुसार अगर वो किसी कार्य को करेंगे तो जो है सृजनशील होंगे, क्रिएटिव होंगे। ठीक है, और यदि उन्हें पुरस्कृत भी नहीं करना है, ठीक, कभी भी बच्चों को पुरस्कार नहीं देना, डांटना नहीं, दबाव डालना, वो अपनी रुचि के अनुसार जो भी कार्य करेंगे तो वे अधिक क्या होंगे? क्रिएटिव होंगे और सृजनशील होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं जो बहुभाषी होती हैं। बहुभाषी का मतलब होता है कहीं जो क्या, जैसे हमारे भारत में ही हो गया तो कहीं हिंदी पढ़ाई जाती है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश
उर्दू, तमिल, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या भाषाएं पढ़ाई। तो शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाए, परेशानी के रूप में, कभी भी बहुभाषा को हम लोग किसके रूप में लेना है, साधन के रूप में लेना है, ना कि बाधा और समस्या के रूप में। कभी भी हमें बहुभाषा को, बहुभाषी कक्षा को नहीं लेना है। ठीक है, तो याद रखना है जो बहुभाषी शिक्षा कक्षा होती है उसको हमेशा हम लोग किसके रूप में लेना है, एक संसाधन के रूप में लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां बताइए बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने का अवसर देती हैं। बिल्कुल गलत बात है, कभी भी बच्चों को कमज़ोर और उत्कृष्ट करने का अवसर देती ही नहीं है। ठीक है, 27 का ए पार्ट गलत है। अगला क्या करा, शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता का सूचक होती है, ये भी गलत है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और कठोरता से निपटा, ये भी गलत है। ठीक, ये हमारे जो पेडागॉजी के क्वेश्चन आपके समझ के बेस पे होंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन आप हमारे जो है ऐसे ही आएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो इनका IQ लेवल अच्छा होता है, विद्यार्थियों से जुड़े प्रश्नों में अधिकतम समय देने के लिए कहा जाता है। अधिक समय स्मरण, सर्जन के लिए, समझ के लिए या विश्लेषण के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सृजन के लिए। ठीक, किसके लिए, सृजन के लिए। ठीक है, सर्जन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि छात्रों के ठीक ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है, शाब्दिक पुनर्बलन है। अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक किसी भी बच्चे को बाहर से जो है पुनर्बलन देना, उन्हें ठीक कहना, शाबाश कहना, बहुत अच्छा कहना, बहुत अच्छे इस फील्ड में, तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव शाब्दिक क्या होता है, पुनर्बलन होता है। ठीक है, फोर्स्ड करना, ठीक है, उन्हें उत्साहित करना। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव शाब्दिक पुनर्बलन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आज CDP का। ठीक, आप बताइए इसमें निम्न में से कौन सा जो श्रव्य दृश्य सामग्री, मतलब श्रव्य मतलब सुन और देखने वाली, क्या इनका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, शिक्षण को क्या करना, प्रभावशाली बनाना। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी चीज़ को देख और सुन रहे हैं तो क्या होगी, शिक्षा जो होगी वो क्या होगी, प्रभावशाली होगी। छात्रों में सृजन मतलब क्रिएटिविटी उत्पन्न करना, बिल्कुल। छात्रों को क्रियाशील बनाना, बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, ये तो गलत बात है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इन 30 क्वेश्चन में आप कम से कम जो है 27 से 28 क्वेश्चन क्या किए होंगे, सही किए होंगे। अगर इसी तरह का प्रैक्टिस सेट आपको अगर सॉल्व करना है तो हमारे चैनल को क्या करिए, हमारे और अपने एक परिवार वाले चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए इस चैनल से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।